नमस्कार दोस्तों, तो डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक हमने यहाँ पे लिख दिया है। हम देखेंगे कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल मिरर क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको पिछले क्लास में बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में अंतर बताया था। कॉन्वेक्स का मतलब क्या, ये वाला पार्ट को क्या होना चाहिए, मतलब आप आंख इधर रख रहे हो तो ये पार्ट इधर की ओर आगे की ओर उठा होना चाहिए और ये दोनों डीप होता है। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स हमने देख लिया। अब ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या है सर? तो देखो, यही इसी मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, यही दोनों में से है। तो क्यों बोलते हैं उसको हम समझाने के लिए ये डायग्राम बनाया है, क्योंकि आपको कभी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग मिरर मिले तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होना है। इन्हीं दोनों में से कोई एक है, वो भी देखते हैं हम, और क्यों कहते हैं वो भी हम देखेंगे। तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ ये कन्वर्जिंग है, इसको हम कॉनकेव को ही कन्वर्जिंग बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। और इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर। अब ये कन्वर्जिंग क्यों कहलाता है, कॉनकेव को ही कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं? सो देखो, एक चीज़ तो आप जानते हो क्या, कि जब हमने क्या बताया था कि ये जो मिरर है ये छोटे छोटे स्फेरिकल मिरर प्लेन मिरर से मिलकर क्या होता है, बना होता है। छोटे छोटे प्लेन मिरर से मिलकर बना होता है। और जब प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर पे जब भी कोई रे आता है तो ये परपेंडिकुलर जब आप उस पर डालते हो, तो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रखे हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे जो इसके साथ एंगल बनाता है आई और आर, ये बराबर होता है। तो यही सेम चीज़ आप यहाँ मानो। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमने रे को डाल दिया। अब ये रे यहाँ गई, तो अभी पिछले बार हमने बताया था कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सी डिनोट करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एफ डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ, जिसे हम फोकस बोलते हैं। और ये होता है पोल। इसी तरह से इसमें भी सेंटर हो जाएगा, ये सेंटर, ये मान लो फोकस, ये फोकस और ये पोल। अब इसके बाद क्या होगा कि जब आप ये रे इधर से आ रही है, ये आपका सोर्स ऑफ लाइट इधर से पैरेलल आ रही है, तो जब आप यहाँ से एक बात बताओ, ये परपेंडिकुलर आएगा या नहीं? ये जो रे है ये मिरर पे सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, परपेंडिकुलर फिर है कौन? तो परपेंडिकुलर हम बोलेंगे कि सर परपेंडिकुलर तो सर्कल में क्या होता है, सर्कल में परपेंडिकुलर तो रेडियस के साथ टेंजेंट होता है। रेडियस के साथ कौन होता है, टेंजेंट होता है। तो जब आप इस पॉइंट पे यहाँ लगाए हो तो इसको क्या मान लो, यहाँ पे ये जो ये प्लेन मिरर माने हो, ये प्लेन मिरर क्या है, एक स्ट्रेट है। ठीक है, ये यहाँ पे आप टेंजेंट भी खींच सकते हो। तो जब आप यहाँ टेंजेंट खींचोगे तो इस सेंटर से जब इसको मिलाएंगे हम, इस सेंटर से जब इसको हम मिलाएंगे, ये परपेंडिकुलर है। कौन है, ये परपेंडिकुलर है सेंटर, ये इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो इसका मतलब फिर अब जब ये रिफ्लेक्ट होगा, तो ये कहाँ से पास करता है, जिस पॉइंट से पास करता है उसे हम फिर फोकस बोले थे। और ये जो इंसिडेंट एंगल आई है और ये जो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल आर है, ये नॉर्मल के साथ बराबर होगा। समझ में आया? इसी तरह से जब इधर से भी एक पैरेलल लाइन इधर से डालते हैं, इधर की ओर डालते हैं, फिर इसमें क्या होता है, तो देखो अब मान लो ये डिस्टेंस हमारा डी है, ये रे और ये जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस है इसके बीच का डिस्टेंस डी है। इधर भी हमने कोई डी डिस्टेंस पे एक पैरेलल लाइन लिया। अब जो फेनोमेनन इधर हुआ वो भी इधर भी होगा। फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ से एक नॉर्मल डालेगा, यहाँ से क्या होगा, नॉर्मल डलेगा। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस तो बराबर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों बराबर होते हैं। तो अगेन फिर से ये इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ आई बना दिया, और ये फिर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा। और रिफ्लेक्टेड जब होगा तो ये फिर से अगेन कहाँ से पास करेगा, ये फोकस से पास करेगा। जब इसको डालेंगे तो ये किससे पास करेगा, फोकस से पास करेगा। समझ में आया? तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर हो गया, आई और आर बराबर होगा। अब ये कोई नहीं समझ लेना यहाँ का जो इंसिडेंट है और यहाँ का जो इंसिडेंट एंगल है ये दोनों बराबर होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन यदि आप एक फिक्स डिस्टेंस पे, यदि आपके पास डिस्टेंस यहाँ से इस प्रिंसिपल एक्सिस से ये फिक्स डिस्टेंस मान लो ये 2 सेंटीमीटर का है और इधर भी 2 सेंटीमीटर का है, फिर आपका ये इंसिडेंट एंगल बराबर होगा।
समझ में आया? क्योंकि ये भी ऊपर जितना डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी नीचे इतना डिस्टेंस है, तो जो रिफ्लेक्शन इंसिडेंस इधर होगा नॉर्मल के साथ, वही चीज़ इधर भी इस तरफ भी होगा। समझ में आया? तो ये आई और ये आई तभी बराबर होगा जब ये डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से बराबर होगा। बट बाकी आई और आर तो बराबर होगा, यहाँ भी आई और बराबर होगा। फिर अगेन हम कोई एक और रिफ्लेक्शन एक और रे लेते हैं, फिर से इस पे पड़ा, फिर इसके साथ ये क्या करेगा, नॉर्मल बनाएगा, और नॉर्मल के साथ फिर यहाँ से क्या होगा, ये एक रिफ्लेक्टेड रे आएगी इसके तरफ। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे आएगी, और मैं बराबर डिस्टेंस पे इधर भी एक बना देता हूँ, इधर भी बनाएंगे तो फिर से ये क्या होगा, ये भी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर पास करेगी, सॉरी ये फोकस से पास करेगी। तो इस केस में क्या देखा कि आपका कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, पैरेलल आ रहा है, ठीक। आप जानते हो कि हमने बताया है कि लाइट क्या होता है, दोनों नेचर फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन भी मूवमेंट होता है उसका, और वेव मोशन भी होता है। तो ये यहाँ पे हम जो कंसीडर करते हैं, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको इस चैप्टर में जो 10th के स्टैंडर्ड वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए आपको वेव जो थ्योरी है वो यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में ही नहीं है, ठीक। आपको सिर्फ उस न्यूटन की थ्योरी को याद रखना है जिन्होंने पार्टिकल नेचर बताया था, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। और इसी ये जो रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये सब जो टॉपिक है, ये किस लॉ पे फॉलो है, बेस्ड है, ये न्यूटन के पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे वेव का वो कोई बात नहीं करेंगे यहाँ पे, समझ में आया? तो हम वेव की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। और क्या है कि जब आप क्या देखा हमने कि इसको जब यहाँ से इंसिडेंट एंगल आया तो इसने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ज कर दिया, इसको कन्वर्ज कर दिया। अब इसीलिए इसको बोलते हैं, मतलब इधर से कोई सोर्स ऑफ लाइट आ रही है और इसने क्या किया, एक फोकस पे डाल दिया, यहाँ पे फोकस बना दिया। इस फोकस पे आकर क्या हो गया, सारे रिफ्लेक्टेड रे मिल गए, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। और इसीलिए गाड़ी की हेडलाइट में, ठीक है, डॉक्टर जो डेंटिस्ट वगैरह होते हैं, वो सब जो मिरर उसका हम यूज पढ़ेंगे, तो वहाँ पे टॉर्च वगैरह में क्या यूज किया जाता है, कन्वर्जिंग मिरर यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो अंदर बल्ब होता है उसके लाइट को एक जगह हमें टॉर्च जब जलाते हैं तो वहाँ क्या करना होता है, यहाँ फोकस करना होता है, तो इसलिए ये फोकस कर देता है एक जगह, सारे लाइट को कंसंट्रेट करके एक जगह कर देता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। अब डाइवर्जिंग की बात करते हैं, तो डाइवर्जिंग में क्या है, तो देखो अब डाइवर्जिंग ये आ रही है इधर से रे आ रही है, क्योंकि अब जो है डाइवर्जिंग में ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा जो सरफेस है ये अब रिफ्लेक्टेड वाला है, इधर तो हमने पॉलिश कर दिया, तो अब इधर से रे आएगी, ये आया रे आ गया। चलिए अब क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इसका इधर ही रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका तो इधर ही रहेगा, क्योंकि स्फेयर का है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर तो होगा नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करेंगे, हम नॉर्मल डालेंगे, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा, और रेडियस के साथ ही क्या बनाता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ डाल दिया हमने, तो इसी के साथ ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये क्या बनाएगा, इसी के साथ ये 90 डिग्री बनाएगा। और जब हम इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को और आगे की ओर इधर बढ़ाते हैं तो ये है हमारा, ये मान लो नॉर्मल हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब ये नॉर्मल, ये एंगल यहाँ पे बनाएगा क्या, आई, ये एंगल क्या बनाना, आई। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर रिफ्लेक्ट होकर किधर से जाएगा बताइए, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकलेगा, और ये एंगल बनाएगा आर, रिफ्लेक्टेड एंगल। अब आई और आर बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह से और इधर से भी एक रे आएगी, इधर से, और फिर से हम अगेन यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये टेंजेंट, ये स्फेरिकल मिरर के साथ यहाँ क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये टेंजेंट हो गया। अब इसका नॉर्मल और आगे इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा क्या, ये नॉर्मल के साथ ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल आई, ठीक है, ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल। समझ में आया? तो अब रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगा इधर, तो ये आर होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब क्या देखते हैं यहाँ पे कि अब तो फोकस हमें मिला ही नहीं, तो फिर कैसे पता करेंगे, तो जब आप आंख इधर की तरफ लगाओगे, इधर से इधर आप अपनी आई रखोगे, इधर से आप देखोगे, इधर आंख लगा के देखोगे, तो आपको क्या नज़र आएगा कि ये जो डाइवर्ज हो रहा है, जो लाइट इधर ऐसे फैल रही है, ये लाइट जो ऐसे इधर से आया फिर ये रिफ्लेक्ट हो गया,
इधर से आया ये रिफ्लेक्ट हो गया, इधर आया इधर रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस तरह से जो फैल रही है इसका कहीं ना कहीं आपको सोर्स नजर आएगा कि कहीं ना कहीं ये इधर से आ रही है, आपको आभास होगा, क्या होगा, प्रतीत होगा। ठीक है, आप एजम्पशंस करोगे कि ये कहीं ना कहीं लाइट क्या हो रही है, इधर से आ रही है। तो अब फिर क्या करेंगे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, इस जो रिफ्लेक्टेड रे है इसकी जो लाइन को हम क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो पीछे की ओर बढ़ाने से हमें ये मिलेगा, मतलब यहीं फोकस पे आके मिलेगा। इसको भी जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये भी फोकस पे आकर मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से और भी रे ले सकते हो, और भी रे लेंगे, ये रिफ्लेक्ट होगा, फिर इसको इधर की ओर पीछे की ओर आएगा, इधर भी एक रिफ्लेक्ट रे लेंगे तो इधर से रिफ्लेक्ट होगा, फिर ये इधर की ओर आएगा। तो इस तरह से फिर हमें यहाँ फोकस मिलता है। तो यहाँ से ये चीज़ तो ध्यान हो गया आपको क्या, कि इसका जो फोकस होता है वो किधर होता है, सेंटर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उस तरफ होता है। लेकिन इसका क्या होता है, इसमें जो जिधर से लाइट आ रही है उसके अपोजिट में फोकस होता है, मतलब ये प्रतीत होता है, ये हमारा एजम्पशंस होता है कि लाइट सोर्स जो है इधर से आ रही है, समझ। इसीलिए क्या करता है, ये डाइवर्ज कर देता है, ये क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, समझ में आया, ये डाइवर्ज कर देता है। इस वजह से इसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, इसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। तो आप इसे रिवाइज करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं आगे के टॉपिक। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल मिरर। इसको मैं मिटा देता हूँ। और हाँ, ये जो हम इमेज के फॉर्मेशन देखेंगे आगे, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो किस लॉ से होता है, मतलब किस थ्योरी से होता है बताइए, पार्टिकल थ्योरी से या वेव थ्योरी से। तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है हमारा, जो अभी ये जो हम यहाँ पे ये हाथ रख रहा हूँ, यहाँ पे इमेज बन रहा है, ठीक है, तो ये इसका इमेज बन रहा है यहाँ पे। तो ये जो इमेज का फॉर्मेशन होता है ये किसके नेचर से होता है, पार्टिकल नेचर से होता है, जो न्यूटन साहब ने दिया था ना, इसी को तो एक्सप्लेन करता है। तभी तो फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने क्या किया था, दोनों को समराइज किया कि कहीं पे ये वेव की तरह बिहेव करता है, कहीं पे ये पार्टिकल नेचर बिहेव करता है। क्योंकि यदि पार्टिकल नेचर बिहेव नहीं करता तो किसी का, जैसे सन की रे इधर से आती है, ठीक है, और उसके बीच में आप यहाँ पे आप कोई भी ऑब्स्टिकल पार्टिकल रखते हो, चीज़ रखते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसका छाया बनाता है, शैडो बनाता है। तो शैडो क्यों बनता है, क्योंकि पार्टिकल नेचर का होता है। वेव नेचर होता तो उसका शैडो तो बनता ही नहीं, समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ इमेज फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, न्यूटन साहब के पार्टिकल थ्योरी के कारण होता है। चलिए अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल मिरर। तो इसमें 4 लॉ है, इमेज फॉर्मेशन में आपको ये काम आएगा सब। ये चारों में एक एक करके डिस्कशन करते हैं। मैंने ले लिया एक मिरर ले लिया, और ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये पोल हो गया, ओके। तो अब फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ये है कि यदि कोई रे, इफ रे इज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट एंड दिस रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर देन reflected by the what is this, reflected by this spherical mirror, it is called concave mirror. After then reflected ray passing through the focus, ठीक है। तो ये कोई पैरेलल आ रही है तो ये किधर से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है, ये फोकस से पास होगा। ये फर्स्ट रूल है, समझ में आया। और दूसरा जो रूल है वो क्या है कि यदि इफ रे इज पासिंग थ्रू दी फोकस देन आफ्टर देन रिफ्लेक्टेड बाय द स्फेरिकल मिरर पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्यों होता है, क्योंकि जब आप इसे, अभी हमने बताया था कि इसे ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल क्या होता है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होता है। तो जब ये चीज़ पैरेलल आ रही है तो ये इधर से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जा रही है, तो जब सेम यहाँ से कोई आप सोर्स रखोगे तो यदि उस रे को फोकस से पास करोगे तो ये यहाँ पे टकराने के बाद क्या हो जाएगा, वापस ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ईजी है समझने के लिए।
चलिए अब जो ये दो आप लिख लेना, इसको इजी है। तीसरा जो हम पढ़ते हैं, तीसरा क्या पढ़ते हैं कि यदि कोई रे थ्रू दी अलोंग दी, मतलब अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू यदि कोई जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ये वापस से इसी रास्ते पे वापस आ जाती है, वापस इसी रास्ते पे आ जाती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, बताइए, सोचिए कि क्यों होता है। सोच लिया? चलो अब इधर देखो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हो कि ये कोई प्लेन मिरर लिया, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये सॉरी इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल के बीच में कुछ एंगल बनाता है आई और आर। अब आप एक बात बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि भैया ये पोल है, ये पोल है और ये सेंटर है आपका, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यही है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये जो पोल है यहाँ पी है, यहाँ पे यदि टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इसके साथ एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। और हमने पहले ही बताया है कि जब भी हम स्फेरिकल मिरर का एनालिसिस करते हैं तो उसको एक छोटे छोटे क्या मानते हैं, एक छोटा छोटा प्लेन मिरर मानते हैं। तभी तो ये प्लेन मिरर माना। जैसे यहाँ पे ये रे आई, इंसिडेंट हुआ, तो ये जो पार्ट है इसको हम एक प्लेन मिरर मानकर बिहेव कर रहे हैं, तभी तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है, तभी तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगता है। फिर दूसरी रे आएगी, उसको भी हम एक क्या करेंगे, एक प्लेन मिरर मान के फिर यहाँ से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ भी जब आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे तो ये जो इतना जो छोटा सा पार्ट लेते हैं ये एज ए प्लेन मिरर बिहेव करता है। प्लेन मिरर का मतलब ये सतह क्या है, ये सरफेस प्लेन है और प्लेन किसी रेडियस के साथ ये कैसा एंगल बनाएगा, प्लेन का मतलब ये टेंजेंट हो गया, एक तरह से टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगा। तो इसका मतलब नॉर्मल भी यही है, मतलब नॉर्मल जो परपेंडिकुलर हमने यहाँ सरफेस पे डाल रहे थे वो भी यही है, ठीक है। और उसी पे इंसिडेंट भी एंगल हो रहा है, उसी पे रे भी जा रही है, उसी पे रे जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितना हो गया, एंगल आई और एंगल आर इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। भैया 0 हो गया ना, क्योंकि नॉर्मल पे ही जा रहा है, मतलब आई जो है, ये जो इंसिडेंट एंगल है वो नॉर्मल पे जा रहा है, एंगल 0 हो गया। और एंगल 0 हो जाने से क्या होगा, एंगल 0 होने से क्या हो जाएगा कि जिस रास्ते पे आया है उसी पर रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ठीक है। तो ये जिस रास्ते से आई है उसी पर रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, सिंपल, समझ में आया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी रे यदि अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसी रास्ते पे वापस चली जाती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे जो है ये इनका जो पाथ होता है वो दोनों अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तीसरा और इम्पोर्टेंट, तीसरा क्या है, यदि इफ कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, कोई भी रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, ये टेढ़ा हो गया, थोड़ी सी देखो ड्राइंग हमारा खराब है इसलिए सॉरी, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है ये रे, तो अभी इसका बताओ क्या होगा, इसके साथ क्या करें, क्या किया जाए, बोलो, अरे बोलो क्या किया जाए। इसके साथ करते हैं कुछ भी, इसके साथ भी कुछ भी कर देंगे, कौन सा ये बोलने वाला है। चलिए, तो इसमें भी क्या बोलेंगे कि ये भी अपने सेम पाथ पे वापस जाएगा, जैसे आएगा जितना अकड़ के साथ आएगा उसी अकड़ के साथ वापस इसको हम भेज देंगे, ठीक है। और ये भी क्यों होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्या है, ये सेंटर है और ये मान लो ये कोई भी पॉइंट ए है, तो AC जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और इसके साथ जब यहाँ पे हम इंसिडेंट कर रहे हैं तो ये यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा, ये 90 डिग्री। ये चीज़ आप ध्यान रखना, तभी आप समझ पाओगे कि हर एक स्फेरिकल मिरर को आप एक एक टुकड़े करके समझोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये स्फेरिकल, ये जो प्लेन मिरर यहाँ हमने एजम्पशंस किया, तो जब अब इसके साथ टेंजेंट डालोगे तो ये 90 डिग्री होगा, मतलब नॉर्मल भी यही है और इसी पे इंसिडेंट हो रहा है, तो सेम केस हो गया इसी तरह। तो ये जिस रास्ते से आया है बेचारा उसी रास्ते से चला जाएगा। तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि कोई रे पास कर रही है तो आफ्टर मिरर से रिफ्लेक्शंस के बाद वो क्या होता है, वापस अपने रास्ते पे चली जाती है। और क्यों होता है ये भी हमने देखा, ठीक है। तो हमने चारों केस देख लिए, एक बार रिवाइज कर देते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। यदि
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, यदि कोई फोकस से जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। यदि कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी रास्ते पे वापस जाएगी, ठीक है। और इन लास्ट वन का क्या था कि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कोई जाता है तो आफ्टर यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वापस आ जाता है। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी था। अब हम एक रिलेशन पढ़ते हैं क्या कि पिछले क्लास में हमने क्या बताया था कि जो हमारा मिरर होता है, जो हमारा मिरर है वो हम क्या मानते हैं, वो हम इसको हम बोलते थे एपरेचर। इस पूरी लेंथ को क्या बोलते हैं? एपरेचर। तो ये जो एपरेचर होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है उसके कंपेयर में छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल मानते हैं, ठीक है। हमारा जो सिलेबस में है उसको हम क्या मानते हैं? बहुत स्मॉल मानते हैं। और बड़ा रेडियस, फिर कोई सोच रहा होगा कि सर बड़ा कहाँ यूज होता है? तो बड़ा होता है थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन वाले सोलर प्लांट लगाया जाता है, जो सन के रे को क्या करता है, वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर ले और वहाँ पे पानी को हीट करना रहता है, जहाँ पे सोलर थर्मल पावर प्लांट से पानी को बॉयल किया जाता है, तो वहाँ पे होता है। लेकिन अपना जो नॉर्मल लाइफ में जो यूज होता है उसमें बहुत ही कर्वेचर क्या होता है? शॉर्ट होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो सी है और ये पी है, इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर और यहाँ से डिस्टेंस, ये रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसके कंपेयर में ये जो एपरेचर होता है ये बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, ये जो फोकस यहाँ पे हमने देखा था, और इसके फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या बोला था? फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। क्या बोला था हमने? स्मॉल एफ। ओके, अब हम इसमें क्या देखना है, हमें ये रिलेशन देखना है। वैसे तो देखो डायरेक्ट आपकी किताब में दे रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समझ लो, प्रूफ देख लो कि क्या क्यों होता है ये। तो एफ इक्वल टू दे रखा है 1/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, इसका डिस्टेंस पीसी का डिस्टेंस आर है, तो फोकल लेंथ किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब ये जो फोकस होता है ये मिड पॉइंट होता है किसका? पीसी का, ये कहने। तो इसे हम प्रूफ कर लें। प्रूफ कर लें क्या? चलो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने से मैं आपको एक दो एजम्पशंस तो हमने ये देख ही लिया कि ये क्या होता है, ये इसका जो एपरेचर होता है बहुत स्मॉल होता है। तो अब हमें ये डिस्टेंस यहाँ से हम जो हमने अभी देखा था उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, और ये क्या होगा, ये यहाँ से पास होगा, फोकस से जाएगी और इस पर मिल जाएगी। ओके, इस पर मिल गया। तो ये एंगल कितना बनाता है? ये एंगल, और ये क्या होता है? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये मान लेते हैं। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से परपेंडिकुलर डाला, तो ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इतना तो आप पता है, आपको इतना तो आपको पता है। अब क्या होगा? ओके, अब सही है, सॉरी वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो हम कहाँ थे? हम यहाँ बात कर रहे थे किस पे? मैं बात कर रहा था कि ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ये थीटा तो ये एंगल यहाँ क्या बनाएगा? ये 2 थीटा बनाएगा। कैसे? ये एंगल कितना होगा? 2 थीटा होगा या नहीं होगा? बताइए। बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा, इतना तो आप जानते हो, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। ये एक्सिस, ये इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, ये थीटा, ये थीटा। अब ये 2 थीटा हो गया। चलिए, और ये 2 थीटा क्यों हुआ? क्योंकि किसी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल के। तो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये हम नाम दे देते हैं, इसको एम नाम दे देते हैं, ठीक है। ये एम नाम दे दिया हमने। तो मैं बात कर रहा हूँ MCF ट्रायंगल का, तो इसमें थीटा प्लस थीटा, ये 2 थीटा होगा। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको परपेंडिकुलर डालता हूँ। यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला। समझ में आया कि हमने परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे D, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डाला D। अब ये परपेंडिकुलर जो है, ये हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे डाला। अब आपको यहाँ 2 ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल व्हाट इज दिस? CMD एंड ट्रायंगल व्हाट इज दिस? FMD। ये दोनों ट्रायंगल है, और ये दोनों क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। CMD FMD, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होने से क्या हो गया, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि भैया हमें तो ये दोनों का रिलेशन पता करना है। मतलब ये जो C और यहाँ से जो डिस्टेंस है ये R है। समझ में आया? अब इस दोनों में हम tan थीटा लगा देते हैं। हम क्या लगा देते हैं? tan थीटा।
तो जब इसमें हम tan थीटा लगा रहे हैं इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है? MD है। परपेंडिकुलर कौन है? MD है। समझ में आया? और बेस क्या हो जाएगा? CD। बेस है CD। चलिए ये हो गया। अब इस ट्रायंगल में बात करें तो इसमें क्या है? tan, इसमें tan 2 थीटा इक्वल टू व्हाट इज दिस? tan 2 थीटा, एंगल 2 थीटा है, तो इसमें भी परपेंडिकुलर MD अपॉन FD, FD कैपिटल FD, ठीक है, FD हो गया। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे? एक चीज़ आप ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हमेशा ऑप्टिक्स में काम आएगा। मिरर वाले जितने भी चैप्टर पढ़ोगे तो इसमें आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट काम आएगा यहाँ पे, और वो ये है कि जब भी थीटा बहुत स्मॉल होता है, थीटा इज वेरी स्मॉल, सो tan थीटा इक्वल हो जाता है थीटा के, sin थीटा इक्वल हो जाता है थीटा के, और tan थीटा और sin थीटा थीटा के इक्वल हो जाता है, और tan थीटा भी इक्वल हो जाता है sin थीटा के। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत आगे भी काम आएगा, ठीक है। सो ये कैसे हुआ? देखो एक बार मैं समझा देता हूँ, फिर आपको इसको हमेशा आगे के जब भी हम प्रूफ करेंगे उसमें आप ध्यान रखिएगा। समझ में आया? क्योंकि इसके प्रूफ का फिर आगे मिरर फार्मूला जब ड्राइव करेंगे तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो इसका प्रूफ कैसे होगा? देखो, जब थीटा इज ए वेरी स्मॉल, थीटा यहाँ पे देखो कितना वेरी स्मॉल होता है। ये जो रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं, ये जो थीटा होता है, आपको क्या लगता है जितना अपन एंगल बनाते हैं यहाँ पे, इतना एंगल बना रहे हैं, तो ये इतना एंगल नॉर्मल के साथ जो एंगल ये स्मॉल एंगल बनता है। क्या बनता है? स्मॉल एंगल। क्योंकि एक रे तो कभी आती नहीं है, बहुत सारी रे आती है, बहुत सारे रे आती है, मतलब एक बंडल ऑफ सोर्स ऑफ रे आती है। तो वो फिर क्या होता है, उसी रे से फिर वो रिफ्लेक्ट होता है, तो एंगल एक दूसरे के साथ जब देखेंगे तो वो नॉर्मल के साथ बहुत छोटे छोटे एंगल बनाते हैं, ठीक है। बहुत स्मॉल एंगल होता है उनके बीच में। अब स्मॉल एंगल होने से फिर क्या होता है बताइए? देखो मैं यहाँ पे एजम्पशंस कर रहा हूँ कि ये कोई लाइन है, ठीक है भैया। अब इसके साथ एक और लाइन लिया जिसका एंगल बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा का नहीं मतलब 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री या 1 डिग्री से भी कम, 0.7 ऐसे डिग्री है। तो 1 डिग्री का मतलब ऐसे हो जाएगा। मैं स्केल से खींच लेता हूँ ताकि थोड़ा सीधी लाइन खींच जाए। ठीक है, ये मान लिया मैंने 1 डिग्री का एंगल बना दिया। अब आप बताओ कि जब 1 डिग्री का एंगल आप यहाँ पे बनाओगे तो जब अब इसके साथ हम ये डालेंगे तो ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा, और ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर बनाएगा। ये क्या करेगा? इसके साथ भी परपेंडिकुलर बनाएगा। ये हमने नाम दे दिया A, और ये नाम दे दिया हमने B, और ये C, ठीक है। तो ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि एंगल बहुत कम होने के कारण क्या हुआ? एंगल बहुत ही कम होने के कारण ये भी इसके साथ लगेगा कि आपको ये भी 90 बना रहा है, ये भी 90 बना रहा है। समझ में आया? तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे? फिर हम ये देखेंगे कि ये एंगल हमने मान लिया थीटा, ये एंगल हमने मान लिया थीटा। समझ में आया? अब ये एंगल हमने थीटा माना तो हम क्या लिखेंगे? पहले तो थीटा का फॉर्मूला लिखो। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क वाला फॉर्मूला याद कीजिए। ये एक आर्क की तरह बिहेव कर रहा है। ये आर्क मान लो ये BC है, ये BC है। अरे कोई सर्कल है, उसमें से ये जो पॉइंट है ये बहुत ही, ये जो छोटा सेक्टर है ये हमने कट करके निकाल लिया। तो ये एज ए स्ट्रेट लाइन ही तो बिहेव करेगा। ये एक छोटा सा टुकड़ा क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये सीधा होगा। तो इसी तरह से हमने मान लो कि ये निकाल लिया। तो यहाँ पे थीटा का आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा इंटू आर। तो थीटा क्या हो जाएगा? L अपॉन आर। तो L अपॉन आर का मतलब आर्क। तो आर क्या है यहाँ पे? BC। आर क्या है? BC अपॉन रेडियस क्या है? रेडियस है AC। रेडियस क्या है हमारा? AC या AB ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाता है, तो रेडियस हमने AC मान लिया। चलिए, तो ये तो थीटा हो गया। जब अब हम tan थीटा लिखेंगे, तो जब tan थीटा लिखेंगे बच्चों तो क्या होगा? tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है बताइए? परपेंडिकुलर हमारा है BC, ओके। और बेस क्या है? बेस, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको ये दोनों ऑलमोस्ट 1 डिग्री है, कि मतलब कि लगभग अप्रॉक्स, यहाँ पे आप अप्रॉक्स यूज करें, इक्वल टू के बजाय अप्रॉक्स यूज कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। अप्रॉक्स
ठीक है। तो अप्रॉक्स का जो साइन, अप्रॉक्स जो इसका डिस्टेंस होगा ये बराबर होगा। तो वैसे तो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। अब बेस बताइए कौन सा होगा, ये थीटा के सामने 90, ये तो BC क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 90 के सामने क्या होता है, 90 के सामने होता है कर्ण, ठीक है। तो 90 ये दोनों मतलब हाइपोटेनस होता है, तो ये इसमें से दोनों में से कोई भी हाइपोटेनस हो सकता है। तो वो मतलब ऑलमोस्ट क्या है, बराबर है। तो आप इसको AB की जगह AC भी लिख सकते हो, AC की जगह AB भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे AC लिख देते हैं, समझ में आया। क्योंकि AB और AC जो है वो अप्रॉक्स क्या है, इक्वल है, अप्रॉक्स इक्वल है, ठीक है। अब जब साइन थीटा आप लिखोगे, जब हम साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अगेन BC होगा, परपेंडिकुलर अगेन BC होगा। और हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, हाइपोटेनस AB लिखो या AC लिखो, AB लिखोगे तो भी अप्रॉक्स बराबर है, AC लिखोगे तो बराबर है। तो हम AC ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, AC ले लेते हैं। अब आप बताओ, थीटा भी अप्रॉक्स BC अपॉन AC के बराबर है, टेन थीटा भी BC अपॉन AC के बराबर है, साइन थीटा भी अप्रॉक्स BC अपॉन AC के बराबर है। इसका मतलब कि थीटा इक्वल है, अप्रॉक्स इक्वल होगा किसके, टेन थीटा के, और ये अप्रॉक्स होगा साइन थीटा के। मतलब यदि एंगल छोटा हो, इफ एंगल इज अ वेरी स्मॉल, सो थीटा इक्वल टू टेन थीटा, या टेन थीटा दिया हुआ है तो आप उसको थीटा लिख सकते हैं, या साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाए, या टेन, और जहाँ पे टेन यूज करना है वहाँ पे साइन भी यूज करते हो, जहाँ साइन यूज करना है वहाँ पे टेन यूज कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये आपको यूज आएगा, इसलिए मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो इसको आपको अब समझ गए होंगे कि हम क्यों, जब थीटा वेरी स्मॉल होता है तो हम थीटा, हमारा जो टेन थीटा है वो थीटा क्यों हो जाता है। तो यही सेम चीज़ आप यहाँ लगाएंगे। क्या करेंगे कि हम बोलेंगे थीटा इज वेरी स्मॉल, यहाँ पे थीटा क्या है, वेरी स्मॉल है। अब वेरी स्मॉल होने से ये जो टेन थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के, और ये हो जाएगा MD अपॉन CD। समझ में आया। अब एक चीज़ और यहाँ पे आपको समझना होगा, क्या कि ये जो एपरेचर है, हमने बोला था बहुत स्मॉल एपरेचर होता है कंपेयर टू रेडियस। तो ये जो परपेंडिकुलर है, ये ऑलमोस्ट जो है इस तरह से आप मान लो, इस तरह से, ठीक। तो ये जो परपेंडिकुलर यहाँ से डाला है वो ऑलमोस्ट इसी पॉइंट पे होगा। मतलब P और जो D है, जब इसका एपरेचर बहुत ही छोटा है, एपरेचर मतलब ये कितना कर्व है, ठीक। तो एपरेचर बहुत छोटा है, मतलब लगभग फ्लैट ही मान लो, लगभग। आप जब देखो, आप जब बार्बर के दुकान में जाते हो, नाई के दुकान में जाते हो, वहाँ भी क्या होता है, वहाँ भी मिरर लगा रहा होता है, समझ में आया। तो वो मिरर आपको कभी भी कर्वेचर दिखता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वो तो मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, तो उसका तो कर्वेचर नहीं दिखता है। तो इसका मतलब वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही होता है, समझ में आया। तो इसी तरह से जो हम अपने बोला था कि हम जो हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं मिरर, उसका जो होता है वो एपरेचर बहुत ही कम होता है। तो ये लगभग जो ये पॉइंट जो हमने D लिया है, ये ऑलमोस्ट P के बराबर है, मतलब P पॉइंट पे ही है। मतलब आप MP और MD जो है लगभग बराबर है, अप्रॉक्स बराबर है, समझ में आया। साइंस देखो अप्रोक्सीमेशन पे बहुत काम करता है, इसलिए अप्रोक्सीमेशन में आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं कि सर हम क्यों माने, हम तो अप्रोक्स नहीं मानते हैं। आपको मानना पड़ेगा क्योंकि हमें प्रूफ देखना है, ठीक है। और होता भी है रियल लाइफ में भी, आप कभी भी देखो ऐसे मिरर कर्वेचर मिरर हमेशा लगा रहता है, स्फेरिकल मिरर यूज होता है प्लांट के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे थीटा हमने लिख लिया। अब यहाँ पे tan 2 थीटा है, तो ये अभी हमने देखा था, तो ये क्या हो जाएगा, ये tan 2 थीटा नहीं रखे, ये 2 थीटा सिर्फ हो जाएगा, और ये हो जाएगा MD अपॉन व्हाट इज दी FD, MD अपॉन FD। अब आप बताइए, यहाँ से यदि थीटा लिखना होगा हमें, तो यहाँ से थीटा लिखेंगे हाफ अपॉन, ये हाफ इधर चला जाएगा, MD अपॉन FD हो जाएगा। अब ये थीटा बराबर, ये थीटा बराबर, तो इसको इक्वल कर दो, तो इधर से हो जाएगा, इधर हो जाएगा MD अपॉन CD, और इधर हो जाएगा क्या, हाफ अपॉन MD अपॉन FD। समझ में आया। तो यहाँ से MD आप कैंसिल कर दीजिए पहले, तो यहाँ से CD क्या आ गया आपको, यहाँ से CD इक्वल टू आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये हाफ इधर मल्टीपल में आएगा, इसको इधर कर दीजिए, तो ये FD इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, हाफ अपॉन CD। अब आप बताइए FD जो है,
एफ डी का मतलब अभी हमने देखा कि जो डी पॉइंट है वो ऑलमोस्ट पी है, जो डी है वो ऑलमोस्ट क्या है, पी है मान के चलिए। तो इसका मतलब एफ डी की जगह पे हम एफ पी लिख सकते हैं। और एफ पी कितना है, फोकस और पोल के बीच में एफ होता है, फोकल लेंथ, तो हम इसको लिखेंगे एफ, ठीक है। और सी डी जो है सी डी, तो डी ऑलमोस्ट पी पे है, लगभग बराबर है ये दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सी पी ही है लगभग है, और सी पी कितना है, आर है, तो हम लिखेंगे हाफ आर। तो हमने ये प्रूफ देख लिया क्या, कि जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ और रेडियस में जो रिलेशन होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर में, वो क्या होता है, हाफ होता है। मतलब हमारे जो सिलेबस में पढ़ना होता है वो होता है क्या, फोकल लेंथ हमेशा, फोकस जो होता है वो हमेशा मिड पॉइंट होता है किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। ओके, तो आई थिंक आपको आज क्लियर हुआ होगा ये सब। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।